फ्रेंड, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एफडीआई पॉलिसी ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म एफडीआई का होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत का क्या जो प्रत्यक्ष माने क्या कह सकते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का क्या मतलब पॉलिसी रहा है, नीति रहा है हमारे देश का, उसी पर आज का वीडियो हमारा आधारित होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो एफडीआई जो पॉलिसी ऑफ इंडिया हम उस समय से लेंगे सिंस इंडिपेंडेंस से लेंगे। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जब हमारा देश में आज़ादी हमारा देश को मिला था जब, तो उस समय हमारा जो एफडीआई पॉलिसी था वो दो फैक्टर के द्वारा निर्धारित होना था या कंडीशन था। जो पहला फैक्टर था वो आप कह सकते हैं, पहला हमारा जो फैक्टर था इंडस्ट्रियल, ठीक है, पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948, और एक दूसरा था जो इंडस्ट्रियल जो भारत का औद्योगिक नीति 1956 जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956। इन दोनों के ठीक है, पहला हमारा ये फैक्टर था। दूसरा जो फैक्टर था वो था उस समय हमारा देश जो एक सीवर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस फेस कर रहा था। दूसरा था फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। ये दो फैक्टर के द्वारा जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये दो के द्वारा कंडीशन था हमारा एफडीआई पॉलिसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, क्राइसिस था। अब ये होता क्या है, ये होता है कि हमारे काफ़ी ऋण था एक्सटर्नल, ठीक है, इंपोर्ट किए थे, उसकी पैसा हमारा काफ़ी कम मतलब कर्ज में हम चले गए थे। जितना इंपोर्ट हमारा ज़्यादा था एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। ठीक है, इसी के दौरान जो अब इस पर हम आते हैं। पहला फैक्टर 1969 में एक लिबरल एफडीआई पॉलिसी, बहुत ही प्रिसाइज एफडीआई पॉलिसी को लाया गया था हमारे देश में, और उसने 3 टाइप का उद्योग को जो क्लासिफाइड किया, 3 कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज, तो वो 3 था 69 वाला। पहला जो इंडस्ट्रीज था एफडीआई विद टेक्निकल कोलैबोरेशन, माने एफडीआई होगा और विदेश का टेक्नोलॉजी भी लेंगे। एक में ओनली टेक्निकल कोलैबोरेशन था, और तीसरा में जो था नो फॉरेन पार्टिसिपेशन, कोई भी फॉरेन का कंपनी या व्यक्ति का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। 3 कैटेगरी में हमारे उद्योगों को बांटा गया था। ठीक है, उसके दूसरा जो हमारा फैक्टर था जो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के कारण हमको मजबूर किया एक एक्ट बनाने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं फेरा कहते हैं। ठीक है, अब ये फेरा कोई फेरा नहीं है, इसका फुल फॉर्म होगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था। पार्टिकुलरली इसका जो आर्टिकल था 29 में, ठीक है, ये 29 में स्पेसिफाइड या मेंशन किया गया कि कोई भी फॉरेन, ठीक है, कंपनी या फर्म, ठीक है, जिसका इक्विटी वो हेल्ड करता है अपने देश में 40% से ज़्यादा, तो यहाँ पर वो आरबीआई से परमिशन ले सकता है। किस चीज़ के मायने में? मर्जर करना या एक्सपेंशन करना, या आप कह सकते हो शेयर का भी परचेस करने का परमिशन मिल गया था 1969 में। ठीक है, इसके बाद इससे भी ज़्यादा मोर, आप कह सकते हैं इससे भी ज़्यादा मोर लिबरल जो एफडीआई पॉलिसी जो हमारे देश में देखने को मिला था वो था इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1980 एंड 1982 और 1983 में। ठीक है, इसमें एक जो टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट आया जिसके द्वारा डी लाइसेंसिंग कर दिया गया। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डी लाइसेंसिंग यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, अब लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप
इंपोर्ट करो, ठीक है, एक्सपोर्ट करो। उसके बाद इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, जैसा कि हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स रिफॉर्म जब शुरू हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ था, जब हम लिबरलाइजेशन की पॉलिसी 1991 में हमारा जब इकोनॉमिक्स रिफॉर्म हुआ, ठीक है, तो इन्होंने एक नया चैप्टर हमारे एफडीआई पॉलिसी में ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ परमिट हो गया अप टू 51%, अप टू 51% परमिशन मिला एफडीआई में स्पेसिफिक जो इंडस्ट्रीज है जो प्रोड्यूस कर रहा है इमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में, अप टू 51% वो एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स रिफॉर्म जो पोस्ट आप कह सकते हो, ठीक है, ये तो हमारा पॉलिसी जब लागू हुआ पोस्ट यानी 1991 के बाद, ठीक है, जो हमारा क्या किया है, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट कह सकते हो एज वेल एज फॉरेन कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, मतलब इनकरेज किया गया ये पॉलिसी के बाद। और बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ये बढ़ावा देने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या टेक्निकल कोलैबोरेशन, ठीक है, फॉरेन कोलैबोरेशन जो भी को, उसका मुख्य मकसद था यहाँ एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, और रेस्ट्रिक्शन था लार्ज वॉल्यूम ऑफ एफडीआई इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, अभी भी रेस्ट्रिक्शन था। इसके बाद नया तस्वीर तब बदली जब 1 जनवरी 1995 में हमारा जो देश मेंबर बना, किसका बना, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको उरुग्वे राउंड में इन्होंने साइन किया तभी मेंबर बना। और उस राउंड में जैसे ही साइन किया, जैसे ही मेंबर बना WTO का, इसको बहुत सारे जो आप कह सकते हो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, जिसको हम ट्रिम कहते हैं, ठीक है, ट्रिम कहते हैं, ट्रिम्स फुल फॉर्म इसका कहना है, इसका मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, बहुत सारे में सिग्नेचर करना पड़ा। और इसके बाद स्टार्ट हुआ एक सीरीज ऑफ मेजर, और वो किस और जा रहा था हमारा देश, एफडीआई पॉलिसी को ज़्यादा से ज़्यादा लिबरलाइज करने के लिए, उदारवादी बनाने के लिए जा रहा था। और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, नया जो फ्यूचर ऑफ एफडीआई पॉलिसी, ठीक है, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, ठीक है, आफ्टर 1991 में जो पहला था इंट्रोडक्शन हुआ ड्यूल रूट ऑफ एफडीआई। फर्स्ट रूट था आरबीआई का, दूसरा था गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ता था अगर किसी हमारे देश में कोई एफडीआई करना चाह रहा था। दूसरा था ऑटोमेटिक परमिशन मिला था जो टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के लिए इन हाई प्रायोरिटी जो इंडस्ट्रीज था, जिसमें हमारी सरकार के द्वारा जो माने प्राथमिकता दिया गया इंडस्ट्रीज में, वो क्या हुआ, ऑटोमेटिक परमिशन मिल गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के लिए। और इसके अतिरिक्त रिमूव किया गया रेस्ट्रिक्शन ऑफ एफडीआई ऑन लॉ प्रायोरिटी एरिया। और इसके अतिरिक्त लिबरलाइज किया गया एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट जो हमारा था, इंपोर्ट टेक्नोलॉजी के लिए लिबरलाइज किया गया, ठीक है। अब इंपोर्ट आप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी भी, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट था परमिशन टू, थर्ड पॉइंट में था परमिशन टू NRI, जिसको नॉन रेजिडेंट इंडियन कहेंगे। और दूसरा था ओवरसी कॉरपोरेट बॉडीज, ठीक है, OCB, ठीक है। इन दोनों को परमिशन दिया गया इन्वेस्ट करने के लिए अप टू 100% इन हाई प्रायोरिटी एरिया, जिस एरिया को सरकार ने प्राथमिकता दिया वहां पर इन लोग अप टू 100% इन्वेस्ट कर सकता था थ्रू एफडीआई। फिर इसके अतिरिक्त बढ़ाया गया फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन लिमिट अप टू 51% फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी, और लिबरलाइज किया गया यूज ऑफ
फॉरेन ब्रांड नेम को, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। हमारे देश की इंडस्ट्रीज भी फॉरेन ब्रांड नेम को उसको भी लिबरलाइज किया गया, ठीक है। और इसके बाद इसी जो उरुग्वे राउंड में ही जब हमारा देश WTO का मेंबर बना तो उसी दौरान इसको साइन करना पड़ा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसको MIGA कहते हैं, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। किस लिए? ये प्रोटेक्शन देता है फॉरेन इन्वेस्टर को, ठीक है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। इसके अतिरिक्त हमारा जब हमारा एशियन क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमिक्स क्राइसिस 1997 में हुआ था, तो उस समय हमारे देश में FDI काफ़ी तेज़ी से घट रही थी। इसके FDI को मतलब घटते हुए FDI से लड़ने के लिए, इसको बढ़िया प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हमारी सरकार ने, ठीक है, हमारे देश में क्या किया गया कि जो FDI का लिमिट था, खासकर थी एक चीज़ में, ऑयल रिफाइनिंग में, वहाँ 49% था, उसको बढ़ा के डायरेक्ट 100% कर दिया गया, ताकि FDI के दर में किसी तरह का गिरावट हमारे देश को देखने ना मिले। क्योंकि एशियन क्राइसिस से हमारे देश क्या पूरे एशिया पर इसका हार्मफुल इम्पैक्ट था, इसलिए ऑयल रिफाइनरी में या रिफाइनिंग में हमारा FDI का जो परसेंटेज था 49%, उसको बढ़ा के डायरेक्ट 100% कर दिया गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे जो FDI पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए, ठीक है, एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, एक निर्माण किया कमेटी को, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो मई 2002 में आया था, जिसको हम DIPP कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो मई, ठीक है, 2002 में आया था, ठीक है। और इन्होंने बिरिंग किया रिपोर्टिंग सिस्टम ऑफ FDI इन इंडिया विद द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब इसके द्वारा हमारा जो FDI था उसको अन्य देशों, जो डेवलप कंट्री का था जो स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड में मैचिंग करने के लिए एक रिपोर्टिंग सिस्टम ऑफ FDI एक कमेटी के द्वारा रिपोर्ट किया जाता था, जिससे मतलब उसी स्टैंडर्ड का सारा फ्यूचर मिल सके, ये लाया गया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ऑफ 2003 में, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि रिवाइज जो डिफिनेशन था FDI को, उसके अनुसार 3 कैटेगरी का कैपिटल फॉलो था। एक था, ठीक है, इक्विटी कैपिटल, दूसरा था री इन्वेस्टमेंट कैपिटल, और थर्ड वन था अदर काइंड्स ऑफ कैपिटल कह सकते हो, या अदर डायरेक्ट कैपिटल था। अभी प्रेजेंट में 100% FDI, ठीक है, सम स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में अलाउ है, और एक्सेप्ट कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रीज है जो नेशनल इम्पॉर्टेंट है, जैसे नेशनल डिफेंस में, वहाँ पर FDI का 26% FDI विदेशों द्वारा किया जा सकता है। कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जहां पर FDI 100 मतलब एकदम बैन लगा हुआ है, जैसे रिटेलिंग वगैरह, बहुत सारे सेक्टर हैं, ऑटोमिक, माइक्रो फाइनेंस वगैरह। लेकिन अभी प्रेजेंट सरकार का जो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो जिस मूड में नज़र आ रहा है, जो रिटेल में भी बहुत जल्द FDI आने वाला है। तो ये था हमारा आज का क्लास। मैंने यहाँ से लेकर आपका जहाँ तक लेटेस्ट डेटा होता है ऑन FDI पॉलिसी ऑफ इंडिया, मैंने प्रेजेंट करने का प्रयास किया। और इसमें थोड़ा सा ये सब टर्म को तो याद रखना पड़ेगा, जैसे मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है, ये सब तो चीज़ रखने से हमारा नोट्स और ब्यूटीफुल बनता है और मार्क्स भी मिलता है। और लेकिन मोटा मोटी हमारा जो FDI पॉलिसी जो हमने बताया, इसका सर्व एंड सबस्टांसेस ये है कि पहले हम लोगों का इंडस्ट्रियल पॉलिसी से लिया गया था, ठीक है, FDI पॉलिसी, और शुरू में तो कुछ नहीं, फिर इसका दिखा कहाँ से असर, 1983 से दिखा, 1983 से दिखा, कुछ लिबरल बनाया गया, जिसके कारण यहाँ पर
प्रोसेस ऑफ डी लाइसेंसिंग शुरू ख़त्म हो गया आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। फिर 91 से काफ़ी तेज़ी से इसमें निखार आया, एफडीआई पॉलिसी का एक नया चैप्टर खुला। फिर 1995 में जब हमारा देश WTO का मेंबर बना तब से और खुल गया, और अभी तो और खुलने वाला है। लेकिन अब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बस यही मैं कहूँगा कि ज़्यादा भी खोलना उचित नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग टू फेस इंटरनेशनल कंपटीशन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।